मतलब कि अब हमें समझ आने लगे कॉन्शियसनेस के बारे में। पूरा 1 महीना हो चला है। 1 नवंबर से आज 23 तारीख हो गई है। तो हमने चेतना के बारे में जो पूरा विस्तार से समझने की कोशिश की है कि जो चेतना है हम उसको कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे निर्लिप्त भाव से रहें। और युगों में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन होता है या नहीं होता है, असली कहानी तो वहां पर है। युग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यूनिवर्स बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। और हमारी थ्योरी हम अपने आप में कैसे डेवलप करते हैं, हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हम किस प्रकार से अपने आप को पहचानते हैं। सही बात तो यहाँ पर है कि हम कैसे पहचाने अपने आप को, या कैसे हम अपने आप को, अपनी चेतना का विस्तार करें और विकास करें कि हम शाश्वत हो जाएं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पूरी चेतनता के जो हमारे लेसन्स थे उसमें हमने साइंस ऑफ कुंडलिनी को देखा। चेतना का जो विकास है, जो नेचर प्रकृति करती है, उस विकास को हमने समझा, जिसको नेचर इन्वोल्यूशन बोला जाता है। ह्यूमन एवोल्यूशन को भी हमने समझा। अब धीरे धीरे हमें ये पता लग गया कि जो चेतना है, जो हमने एक दिन पहले छोड़ा था जहां पर बात कि हमारी क्रिएटिविटी, हम किस प्रकार से अपनी क्रिएशन करते हैं, या हम उसी डर्रे पर चल रहे हैं। एक जन्म लिया और जन्म परंपरा में 2 जन्म लिए, 10 जन्म लिए, 500 जन्म लिए, और हम उसी डर्रे पर चलते जा रहे हैं। अंदर जाकर अंदर की जो यात्रा है, इनर क्रिएटिविटी और आउटर क्रिएटिविटी, जो दोनों क्रिएटिविटी हैं, क्या हम उसको बैलेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं। आदमी अपने अंदर जाने की बजाय दूसरों के ऊपर ज्यादा प्रभावित होता है, दूसरों के बारे में सोचता है और अपनी एनर्जी को खत्म करता रहता है। लेकिन चेतना अगर हम समझते हैं तो जो चेतना है वो है शाश्वतता, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस है, कुछ भी नहीं, खाली कर देना अपने आप को। ये एम्प्टीनेस, शून्यता, जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट में नहीं आ सकते। हमारी जो चेतना है उसके अंदर और क्या क्या सामान हमने जोड़ा हुआ है, ये बात हमें समझनी है। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। हमारे जो आयुर्वेद में एक शरीर स्थान करके एक पूरा कई अध्याय हैं उसमें। शारीर स्थान, शारीर मतलब, तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें जैसे आम जो हम डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छा आपकी बॉडी देखिए, आपके सिम्टम्स देखे, आपके इस तरह के लक्षण देखे, और उसके बाद हम चिकित्सा करते हैं। लेकिन महर्षि चरक क्या बोलते हैं कि चिकित्सा करने का अधिकार एक चिकित्सक को जब होता है, तो वो जो शरीर है, वो शरीर को क्या देख रहा है, वो शरीर क्या है। तो वहां पे शरीर को बोला गया कि ये तो पुरुष अधिकरण है, पुरुष अधिकरण है। मतलब पुरुष मतलब वो तो भीतर से चेतना ही है। और क्या है, शरीर अपने, उसके भीतर जो पुरुष अधिकरण है उसका चिकित्सा करना है। तो फिर अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। तो जो अग्निवेश जो शिष्य हैं महर्षि आत्रेय के, वो पूछते हैं पुरुष तो निराकार होता है, उसका तो कोई आकार ही नहीं होता। तो अग्निवेश उनसे सवाल कर रहे हैं, तो चिकित्सा किसकी करेंगे।
तो फिर वो कहते हैं कि जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो आपके शरीर के अंदर आपको जगा रही है, जागरूक कर रही है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, क्षेत्रज्ञ है। ऐसे ऐसे उन्होंने, जो हमने 2 दिन पहले बात की थी, कि उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो सर्वत्र है, वो तो सब जगह फैला हुआ है। मतलब कि कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। तो अब चिकित्सा किसकी करोगे? तो फिर अग्निवेश के अंदर सवाल आता है और महर्षि आत्रेय को फिर पूछते हैं कि आप चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? तो अच्छा, इस शरीर के अंदर जो पुरुष है उसके साथ और क्या चीजें होती हैं? तो फिर वो धीरे धीरे पुरुष के बारे में बताते हैं कि पुरुष जो क्रिया शून्य है, उसके पास कोई क्रिया, मतलब कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करता है, क्रिया शून्य है वो। तो फिर कौन करता है? तो कौन करेगा? हमारे अंदर और क्या है? हमारा मनस है, और क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, और क्या है? हम कर्म योग, जो हम खुद काम करते हैं, सोचते हैं, मन से, जो मन और इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो तो क्रिया शून्य है, वो तो सर्वत्र है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ तक है? पहुंचना है फिर से वापस क्रिया शून्य तक पहुंचना है। जो हम क्रिया करते हैं वहां पे शून्य हो जाए, क्रिया शून्य हो जाए। हम जहां पर हम आकार बनते हैं वहां से हम निराकार हो जाए। तो वहां तक की जर्नी, जब हमने आकार बनाया और फिर उसके बाद हमने निराकार की प्राप्ति कर ली। सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है, लेकिन हम अपनी बाउंडेशन में जीते हैं। ये मेरा है, ये मेरा घर है, जितनी भी बाउंडेशन है, जो हमने चक्रास का विज्ञान सीखा कि किस प्रकार से हम लिमिटेडनेस में रहते हैं, और जैसे जैसे हम लिमिटेडनेस में रहते हैं वैसे वैसे हम अज्ञानी होते चले जाते हैं, अज्ञान आता है। तो अब इधर जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर जो, जिसको हम सोल कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस भी सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है वो। अब हम कोई गलत बात करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, वो आवाज लगाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सिर्फ बताता है एक साक्षी भाव की तरह के तरीके से। वो हमें सिर्फ एक आगाह करता है कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो। लेकिन मन इतना हमारा ड्युअलिटी में रहता है, उस द्वंद में हम गलती कर डालते हैं और फिर हम गलत बन जाते हैं, लिमिटेडनेस में जीने लगते हैं, और फिर हम अपना जन्म परंपरा और कर्म सिद्धांत को रच डालते हैं। फिर क्या करेंगे? कॉन्शियसनेस सिकुड़ने लगेगा और उसकी जगह क्या आता है? फिर मनस, मन हावी होने लगता है। तो अग्निवेश कहते हैं कि चिकित्सा, फिर आप आत्रेय को पूछते हैं, महर्षि आत्रेय को, कि तुम चिकित्सा किसकी कर रहे हो? अभी जो वर्तमान क्षण में जो आप लक्षण देख रहे हो उसकी चिकित्सा कर रहे हो, या फिर जो भूतकाल में जहां से ये पुरुष आया है, यानी कि अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद इस धरती पर इस बार जन्म दिया है, तो तुम इस बात को समझते हो या नहीं? तो चिकित्सक क्या होता है कि चिकित्सक को बोला गया निष्ठावान, कि वो चिकित्सा जब करता है तो निष्ठ की चिकित्सा का वर्णन इस पूरे अध्याय में किया गया कि आप कौन सी निष्ठा से चिकित्सा करते हैं। सिर्फ उसके प्रेजेंट को, वर्तमान को देख के चिकित्सा करते हैं। तो फिर से अग्निवेश महर्षि आत्रेय से सवाल कर रहे हैं कि पुरुष तो निराकार है, तो फिर आप चिकित्सा कर रहे हैं उसके वर्तमान में जो उसके लक्षण है, उसके फिजिकल बॉडी के ऊपर, आप उसकी चिकित्सा करेंगे? तो फिर महर्षि आत्रेय फिर जवाब देते हैं कि नहीं, एक जो निष्ठावान जो चिकित्सक होता है वो सभी चीजों को, सामने वाले जो पर्सन है उसको वो समझता है कि वो
पीछे से कहाँ से आया है, भूत भूत में वो किस प्रकार से उसकी यात्राएं रही हैं, किस प्रकार से उसका जन्म रहा है, वो उस ज्ञान को, जो चिकित्सक जिसके पास वो ज्ञान होता है, वो ही सामने वाले व्यक्ति को समझ सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तो विकार जो है वो बदलते रहते, परिवर्तनशील है। वहां पे एक पूरी लाइन आई है कि विकार परिवर्तनशील है, भूतकाल में कुछ और था, वर्तमान में कुछ और है, और फ्यूचर में वो कुछ और होगा। तो पूरा अध्याय, पूरा जो चरक हमारी संहिता है, वो पूरा क्वेश्चन आंसर में है कि वहां पे जो अलग अलग शिष्य हैं वो महर्षि आत्रेय से सवाल करते हैं, और सवाल करने के बाद उनसे पूछते हैं कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। तो पूरा चरक संहिता महर्षि चरक ने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ये बात पूरी अच्छे तरीके से समझा है कि जो शरीर है उसके अंदर जो पुरुष है, सिर्फ आपको वो देखते हुए, उसका अनुभव करते हुए, तब आप चिकित्सा के अधिकारी होते हैं। तो एक अच्छा चिकित्सक ये समझ सकता है कि जो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसका भूतकाल कैसा रहा होगा, उसका वर्तमान में जो ये रोग आ रहे हैं ये किस प्रकार से पीछे से जन्म दे दिए होंगे, और उसके बाद उसको ये भी पता है कि फ्यूचर उसका कैसा होगा। तो उसके आधार पे वो चिकित्सा करता है। वो कहता है कि मोक्षदायिनी, क्या चिकित्सक उस सामने वाले व्यक्ति को मोक्ष के रास्ता दिखा सकता है, ऐसी चिकित्सा करता है। फिर अग्निवेश उनसे पूछते हैं कि क्या मोक्ष तक पहुंचाने की कोई चिकित्सा है, तो वो कहते हैं हाँ है। तो वो क्या है, तो उसके लिए हमें जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके हमें सारी जो क्वालिटीज हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। तो जब तक हम कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज को नहीं समझते तब तक हम क्रिया शून्य नहीं हो सकते, सर्वत्र नहीं हो सकते, सर्वज्ञ नहीं हो सकते, साक्षी नहीं हो सकते। तो कॉन्शियसनेस, अब इधर अगर हम मॉडर्न हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं उनको देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आप एक जो सेल का जो प्रोग्राम है, सेलुलर जो प्रोग्राम है, वहां पर आप उस हियरार्की को जब तोड़ते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को तोड़ते चले जाते हैं, आज की जो साइंस विज्ञान कहता है कि आप एक ऑर्गन है, ऑर्गन की अंदर जो विशेष तरह की कोशिकाएं हैं, फिर वो टूटती हैं तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स बनते हैं, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ, और उसके बाद फिर वो भी अगर खत्म हो जाए तो क्या बचता है, कॉन्शियसनेस बचती है। दैट इज द एनर्जी, द कॉन्शियसनेस। और फिर वहां पर जाकर चिकित्सा, हेल्थ एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस आजकल आ गई हैं कि आपकी वाइब्रेशनल प्रैक्टिस आ गई, वाइब्रेशनल हीलिंग, कि आप कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से बोलकर आप एक हीलिंग करते हैं, आप एक दूसरे को किस प्रकार नेचर में जाके हीलिंग कैसे देते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो कौन है, वो पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। वो पूछते हैं कि क्या आप पेड़ पौधों के पास जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, क्या आप साइलेंस में बैठते हैं, क्या आप योगा की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कहेंगे नहीं जी, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ गोलियां खाता हूँ। तो अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता लग जाता है कि फ्यूचर इसका कैसा है। तो हमारे जो चिकित्सक थे, जो पहले के जो वैद्य थे, वो ये बोलते थे कि जिसको पता लग जाए कि ये उसका वो पर्सन बदलने वाला नहीं है, तो वहां पर आप क्रॉस लगा दो, असाध्य करके छोड़ दो उसको, उसके साथ माथापच्ची करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि उसका जो पास्ट है, इतने उनके पास ज्ञान होता था, इतना एक्सपीरियंस होता था, इतना विजडम होता था उनके पास, कि वो ये कहते थे कि नहीं नहीं, असाध्य है, तुम ठीक नहीं हो सकते। और फिर वो उनको आराम से बोलते नहीं थे, वो ये कहते थे कि तुम अपना, अगर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो तो ठीक है, ओके।
इसीलिए गुरुकुल परंपरा आई। गुरुकुल परंपरा में आप देखिए कि आप एक घर में रहते हैं, आप पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं सिर्फ। कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, कितना ज्ञान। अगर बच्चों को हम 2 बच्चों को बड़े कर रहे हैं और घर में हम उसको रखते, तो माता पिता के पास जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान वो अपने बच्चों को देगा, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। कितना ज्ञान दे देंगे। तो इसीलिए पहले गुरुकुल परंपरा थी। हैदराबाद के पास जो पिरामिड बना है, उसके साथ ही एक ओंकारेश्वर एक जगह है। वहां पर ओंकार के रूप में छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए हुए हैं। तो वहां पर बहुत बार जाने का मौका मिला। जब भी हैदराबाद जाते पिरामिड में, तो वहां पर महेश्वर पिरामिड है, तो वहां पर जाते तो ओंकारेश्वर भी जाने का मौका मिला। तो आप नेट के ऊपर भी ओंकारेश्वर डालेंगे तो आ जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि वहां पर लोग जाते हैं, पिरामिड के नीचे बैठते हैं, और वहां पर जैसे गुरुकुल परंपरा है ऐसे वहां पर रहते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, इस प्रकार से वो अपना ध्यान विद्या, चिकित्सा का जो अपने जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं, खुद में सेल्फ हीलिंग करते हैं। तो वहां पर देखा कि कुछ जो लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, वो अलग अलग पिरामिड्स के अंदर बैठकर अपनी चिकित्सा करते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी जर्नी है, हमारा जो जीवन है, हम किस प्रकार से अपने उस चेतना का विकास करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, ये हमें अपने भीतर से पहचानना होगा। बाहर के बहुत रास्ते हैं, बाहर रास्ते बहुत हैं, आप कोई भी रास्ता पकड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको पता लगता है कि इस रास्ते पर अगर मैं जा रहा हूँ तो शायद मेरे भीतर का विकास अभी ठहर गया है, तो हम फिर से दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, तीसरा रास्ता पकड़ते हैं। अब जैसे कि एक दिन पहले हमने बात वहां पर छोड़ी कि जो राजयोग है, स्वामी विवेकानंद, उनका जो पुस्तक है उसके तीसरा अध्याय का जो पार्ट है, हमने बताया कि उन्होंने कहा कि जो अदृश्य ब्रह्मांड है उसी में से दृश्य ब्रह्मांड बाहर निकलता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् जो बात बता रहे थे, उन्होंने कहा कि कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, कोई भी रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द आउटर क्रिएटिविटी। हाथ पे हाथ रख के हम बैठ नहीं सकते। कर्म योग, आउटर क्रिएटिविटी। कर्म कैसे बना रहे हैं, कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। आपका परिवार में रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, द आउटर क्रिएटिविटी। बिकॉज हम शून्यता में जाने से पहले जो हमारे पास जितना भी सामान है उसको हमें बैलेंस करना है। अगर हम बैलेंस नहीं कर पाए तो फिर से नीचे आना है, नीचे आकर फिर से बैलेंस करना है। सो ये हमारे पास इस जन्म में हमारे पास बहुत मौका है, बहुत बहुत मौके हैं हमारे पास लॉ ऑफ कर्मा को बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कर्म योग है, इतना बड़ा ग्रंथ स्वामी विवेकानंद ने रच दिया कि जो कर्म योगी हैं, कर्म योगी मतलब उसको और सूक्ष्मता से हमें जानना है कि कैसे कर्म, कौन सा कर्म, कैसा कर्म योगी कैसे बना जाता है। लेकिन जब हम इनर क्रिएटिविटी पे जाते हैं तो हम राजयोग, अंदर की जर्नी, हमें पता है कि हम शाश्वत हैं। हमें पता है कि हम जो भी कुछ जोड़ रहे हैं, जो भी कुछ अपने अंदर बना रहे हैं, वो सब कुछ हमें खाली करना है, बाहर निकालना है उसको। द स्केल ऑफ हैप्पीनेस। अब इधर मॉडर्न साइंटिस्ट उसको बोलते हैं स्केल ऑफ हैप्पीनेस। उसका अभी एक पीपीटी देखेंगे। तो कर्म योग और राजयोग,
ये दोनों पैरेलल चलते हैं। अब जैसे जैसे हम उस अंदर की जर्नी में जाएंगे तो हमें ज्ञान योग की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। क्या बचता है? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अपने आप से सवाल करिए, क्या चाहिए मेरे को? क्यों मैं आंखें बंद करूं? क्यों मैं मेडिटेशन में जाऊं? क्यों मैं किताबें पढूं? या क्यों मैं अपने फैमिली मेंबर से एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करूं? क्यों? क्यों बहुत जरूरी है। अरविंद लेस्लो का अगर आप सुनते हैं, या अरविंद लेस्लो को जरूर सुनिए, जरूर से जरूर। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था और मेरे अंदर, जब मेरे पेरेंट्स, मेरी सोसाइटी जब पूछती थी, तो अंदर से मेरे को सवाल आता था कि मैं क्यों करूं ऐसा। ग्रेग ब्रेडन के उस पर आते हैं जब वो, तो कहते हैं कि मैं, ग्रेग ब्रेडन ने इनवाइट किया उनको, तो उनसे वो अंदर से सवाल आया कि मैं क्यों जाऊं। मतलब कि जो क्यों है उससे बहुत सारे समाधान हमारे खुद के निकलते हैं। तो अब हमें जानना है कि हम आंखें बंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या हम अपनी शाश्वतता को जानना चाहते हैं? हम क्या अपनी शाश्वतता का विस्तार चाहते हैं कि हम क्रिया शून्य हो जाए, साक्षी बनकर काम करें? क्यों? और अगर आंख बंद करने से क्या हमें कुछ मिलता है? राजयोग। तो राजयोग क्या है कि आंख बंद करने से हमें पता लगता है कि हम कितनी शाश्वतता को अपने अंदर समाये हुए हैं और कितनी शाश्वतता हमारी सुकड़ी हुई है। कितनी सुकड़ी हुई है, मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा जो मनस है वो कैसा विकास कर रहा है। क्या मन और चेतना और बुद्धि क्या एक हो रही है या नहीं हो रही है? तो अंदर जब हम जाते हैं, राजयोग जब हम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या हम कोई प्राणायाम के माध्यम से अपने आप का विकास करते हैं, ये सारी स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। और जैसे जैसे स्थितियां खत्म हो जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि चक्रास तो कुछ थे ही नहीं, कुछ भी नहीं है चक्रास, बिकॉज इट इज ए सॉफ्टवेयर। ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एनर्जीज को रखता है, और उसके बाद आपको पता लगेगा अरे मैं तो निर्वाण की तरफ हूँ, तो सारे चक्रास का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आपका लॉ ऑफ कर्मा जीरो हो गया। बाहर से आपका कर्मयोग जीरो, अंदर से आपका राजयोग अचीवमेंट पे पहुंच गया। तो आपका जो कर्मा का थ्योरी है, कहेंगे साइंस ऑफ कुंडलिनी कर्मा थ्योरी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं भाई, खत्म हो गया है। तो क्यों? क्योंकि अब जैसे एक इंसान जब एक नॉर्मल एक इंसान है और फिर उसके बाद वो एक मेडिटेशन में आता है या योगिक प्रैक्टिसेस में आता है या नेचर में जाता है, तो उसको पता लगेगा हाँ मैंने कुछ खोया था और अभी मैं कुछ पा रहा हूँ। उसको लगेगा ये पीछे का थ्योरी क्या है, एनाटॉमी फिजियो क्या है। लाइक मेरी भी लाइफ में ऐसा बदलाव आया जब पता लगा कि मुझे अब एनाटॉमी फिजियो को ही नहीं चिपकना है, मुझे छोड़ देना है, वो छोड़ दिया। फिर आगे चले स्पिरिचुअल लाइफ में, डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ने लगे 20 साल पहले। पता लगा कि अंदर जो हमारा वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल बॉडी को के बारे में, एनाटॉमी फिजियो को छोड़ दिया, बहुत पढ़ा उसके बारे में। बाद में पता लगा कि अंदर की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, हमारा जो राजयोग है और कर्म योग है वो पैरेलली चलता है, और धीरे 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 आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ज्ञान पता लगता है। जैसे अभी जब एग्जाम्पल दिया कि शरीर, अग्निवेश पूछते हैं कि शरीर जो है उसका कारण, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसकी वृद्धि, मतलब कितना सुंदर महर्षि चरक ने इस ग्रंथ को रचा होगा कि शरीर का, वो बोलते हैं उत्पत्ति, कहाँ से आया ये पुरुष, कौन से जन्मों की यात्रा करके पुरुष आ रहा है। और फिर वो बोलते हैं उसकी जब उत्पत्ति हुई तो फिर उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर उसने जन्म लिया।
तो एक चिकित्सक जब सामने वाले व्यक्ति को देखता है, उसकी बीमारियों को देखता है, तो उसका पहला ध्यान ये जाता है कि ये कितने कितने जन्मों को लेके रजस में है, तमस में है, किस स्थिति में है, ये कहाँ पर इसने जन्म लिया है, कौन सा एरिया है, उसको कैसा हम मुझे खाना बताना है। पूरा विज्ञान हमारा जो चिकित्सा का विज्ञान है, आयुर्वेद का जो विज्ञान है, वो पूरा का पूरा शाश्वतता के आधार पर है। फिर वो कहते हैं, फिर उसकी उत्पत्ति हो गई, उसकी स्थिति हो गई और उसकी वृद्धि हो गई। अब वो किस प्रकार से अपनी जर्नी को बढ़ा रहा है। शरीर, शरीर मतलब तीन चीजें, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल। जैसे बॉडी माइंड सोल, बस आसानी से तो हम ऐसे समझ सकते हैं। पुरुष अधिकरण, पुरुष पूरी, आपका अयोध्यापुरी, आपका पूरा बॉडी जो है उसके अंदर चेतना स्पंदन कर रही है, बता रही है सेंसेशंस के माध्यम से तुम जिंदा हो। तुम आंखों से चीजों को ग्रहण कर सकते हो, कानों से सुन सकते हो, तुम्हारी इंद्रियां काम करती हैं। और फिर हम थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, मन के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि शाश्वतता नहीं चाहिए हमें। शाश्वतता तो पता लग गई, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। फिर इधर पैरेलली हम कर्म योग, ऐसा कर्म करने लगते हैं कि शाश्वतता सिकुड़ने लगती है, भूल जाते हैं। फिर से हम बैठ जाते हैं और काम धंधे पर, शाश्वतता कहाँ से आएगी। तो कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये तो हो गया। ज्ञान भी बहुत आ जाता है, ज्ञान भी जैसे जैसे आता है तो बोरिंग लगने लगता है कि बस हो गया बहुत। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग जब हमें ब्रह्मांड के सत्य और हम उस सत्यों को जब जानते हैं, उसके बाद लगता है कि अब और क्या बचा है इस सृष्टि में। फिर हमें पता लगता है कि हमारे पास अभी ज्ञान तो है, लेकिन अभी चेहरे पर वो स्माइल नहीं आई है, मुस्कुराहट नहीं आई है, वो प्रेम नहीं टपक रहा है, वो करुणा नहीं टपक रही है। तो फिर अंदर से लगता है कि अभी भक्ति योग और प्रेम योग बचा है, उसका अभी जो मस्तानापन है या जो फकीरीपन है, हाँ, रूमी की तरह तो नहीं बने हैं हम। तो रूमी और खलील को जब पढ़ते हैं तो बाद में पता लगता, ओ माय गॉड, ऐसी अल्टीमेट स्टेट। ऐसा कार्लोस कैस्टेनेडा को पढ़े तो ऐसी अल्टीमेट स्टेट। तो फिर आता है हमारे पास भक्ति और प्रेम योग। मीरा को हम बोलते हैं कि वो तो दीवानी थी, किसकी? शाश्वतता की। भगवान कृष्ण तो एक स्वरूप है बस, लेकिन बाहर और भीतर तो एक ही है। उसको पता लग गया था कि मैं भी शाश्वत हूँ और जिसको मैं याद करती हूँ वो भी शाश्वत है, एक ही है, कुछ भेद नहीं है। तो जहाँ पे वननेस, अब इधर साइंस ऑफ वननेस चलती है। हम बोलते हैं कि साइंस ऑफ वननेस को सीखना है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जॉयफुलनेस। अब हम चाहे उसको इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को पढ़ें या हम मीरा को पढ़ें, तो बात वही है। घूम फिर कर वापस वहीं उस कॉन्शियसनेस पर आना है। बात यह है कि हम समझेंगे कैसे, बस हमारी थ्योरी, हम खुद की थ्योरी कैसे डेवलप करेंगे। थ्योरी अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, ये बंद हुआ, जूम बंद हुआ और थ्योरी खत्म। क्यों? क्योंकि फिर हम अपने और कामों में घुस जाएंगे, और जैसे घुसेंगे उसके बाद फिर लगेगा शाम को, रात को याद आएगी कि कॉन्शियसनेस को फिर से जानना है। क्यों? बीच में फिर से मन के रास्ते शुरू हो जाएंगे। सो एक प्रैक्टिस हमें हर रोज, हर क्षण बनानी पड़ेगी। हर क्षण हमें अपने आप को अवेयरनेस में जागरूक रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने उस कर्म योग और राजयोग के समन्वय को स्थापित करें।
ज्ञान योग को स्थापित करें, ज्ञान तो आ जाएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग मेनी मेनी इंफॉर्मेशंस ऑन यूट्यूब एंड फ्रॉम द बुक्स। सो इंटरनेट भरा पड़ा है इंफॉर्मेशन से, दिमाग जो है बिल्कुल सन हो गया, सुन हो गया है, इतनी इंफॉर्मेशन है। बट वॉट वी डू, हम क्या करते हैं, द मेन थिंग इज कि क्या हम बदल रहे हैं, क्या हम ऐसी कोई थ्योरी सेटअप कर रहे हैं। एंड बहुत स्लो प्रोसेस है, जो अंदर से अंदर से एक आवाज आती है कि इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम से नहीं बदल सकते। दैट इज ए वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हमें सीखने हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध का जो उन्होंने आनापान सती मेडिटेशन, जो अष्टांग, जो उन्होंने 8 रास्ते दिखाए, और तो क्यों दिखाए होंगे, 2500 साल पहले उनकी जर्नी कैसी रही होगी। फिर उसके बाद अनेकों मास्टर्स आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, कितने सारे मास्टर्स आए, गुरु नानक जी आए। सबने अपने अपने कंटेम्परेरी पीरियड में जैसे जैसे दुनिया को देखा, वैसे वैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सत्यों को अपने अपनी टीचिंग्स के माध्यम से उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम शाश्वत ही हो, तुम कुछ और नहीं हो। अलग अलग तरीके से उन्होंने आनापान सती से बताया, वाणी को बोलने से आप किस प्रकार से एनलाइटेंड हो सकते हो, भक्ति योग, प्रेम योग, दीवाने हो जाओ, अंदर डूब जाओ, एक वाणी को बोलो और डूब जाओ, ओम को बोलो, आज्ञा चक्र। ओम मतलब द ओरिजिन ऑफ दैट यू आर ऑन हायर कॉन्शियसनेस, एक ऐसा ओरिजिन हो रहा है। आंखें बंद करने से क्या आप पीछे रोशनी को देख पाते हैं, ये प्रैक्टिस है। आंखें बंद करने के बाद क्या आप सही में अपनी चेतना शरीर को देख पा रहे हैं, और जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, रोशनी को देखते हैं, वो रोशनी यहाँ से धीरे 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 पूरी फैलती हुई क्या पैरों की उंगलियों तक पहुंच रही है। दिस इज योर प्रैक्टिस, दिस इज योर प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि वहां पर तो आज्ञा चक्र पर तो 2 पेटल्स दिखा दी कि ओके 2 पेटल्स हैं, लाइक इट इज ए ओपन बुक, इट इज ओपन बुक लाइक दिस। ये 2 पेटल्स हैं, उनको अगर हम और डिटेल में हम जब आज्ञा चक्र को पढ़ते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर यू एग्जिस्ट, यहां पर तुम एग्जिस्ट करते हो। तुम्हारे पास यहाँ पर एक वाइट लाइक मून की तरह एक शीतलता है। आप जब ठंडे हो जाते हो, पीस में चले जाते हो, आपको पता लग जाता है कि हाँ, अब ज्ञान के बाद एक चीज बची है, वो है आपके पास पीस, एक प्रेम, करुणा, बस ये बचा है और कुछ भी नहीं। क्यों? ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, ज्ञान भी नहीं रहेगा, ज्ञान का एंडिंग होना है। ज्ञान का एंडिंग होने के बाद तब आप, जो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि नाउ यू कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, फिर आप एक बच्चे की भांति हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, ओके, आप जब सो के उठे, ओके, आपने खाना खाया, ओके, सब कुछ ओके हो जाएगा। फिर आप निर्वाण की स्थिति में आ जाए। आप एक एग्जाम्पल है, बहुत साल पहले सीखा था और बहुत बार हमने यहाँ पर उसकी चर्चा भी की है। उशीर, आपने खसखस एक पौधा देखा होगा, वेटेवर उसको बोलते हैं, खसखस का पौधा आप सब जानते हैं, जिससे पूरे विश्व के इत्र बनता है। पूरे विश्व में जो इत्र बनता है उसी की केमिकल कंपोजिशन को देखकर ही परफ्यूम्स आए, उशीर को देखकर। तो उसकी आजकल दूसरे देशों में खेती होती है। अब वो कहाँ लगता है, आप उसको जरूर से जरूर स्टडी करिए उशीर को। उसकी खुशबू इतनी होती है कि आपको खाने की जरूरत नहीं, आप उसको जस्ट इनहेल करेंगे और कहेंगे आह, बहुत अच्छी खुशबू है। जैसे आप इत्र को जब आप लगाते हैं, क्या है वो? आपकी वाइटल बॉडी, आपका सॉफ्टवेयर है। वो फिजिकल बॉडी की तरह वहां पे डाइजेशन नहीं चलता कि आप चबाएंगे, चीविंग करेंगे, फिर अंदर जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो एसिमिलेशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा। नहीं, वो तो पहले एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन
यहाँ से नाक से गंध अंदर जाएगी, सुगंध अंदर जाएगी, वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा आपकी वाइटल बॉडी में। तब आपका फिजिकल बॉडी के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा, ओह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशबू है, एकदम से एक्सप्रेशन आएगा। तो उशीर का जब आप इत्र को, वैसे आपको इत्र रखने चाहिए कभी कभी, कि आप इत्र को जब इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस को फील करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्शियसनेस को भी, उस एनर्जी को पहचान सकते हैं। तो उशीर कहाँ लगता है? उशीर जहां पर बहुत ज्यादा गंद होता है, सारा कूड़ा करकट पूरे शहर का इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर जाकर आप देखेंगे कि बड़े बड़े लंबे लंबे घास, जो एक छोटा घास होता है, दूब घास होता है, ऐसे बड़े बड़े घास के रूप में उसकी पेटल्स बाहर निकली हुई होती है। तो वो उशीर ऊपर से दिखेगा, अरे ये तो बस उजाड़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जड़ जो है, उसकी जड़ के जो चारों तरफ, उसकी जड़ के चारों तरफ गंध है, पूरा कूड़ा करकट फैला हुआ है, और उसके बीच में उसकी खुशबू समाई हुई है। अब आप देखो कि हम इस दुनिया में जब रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए, हम पूरी सोसाइटी को देखते हैं तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, उसके अंदर की जो खुशबू है, तो जब बहुत सारे लोग उशीर की जड़ की चोरी करते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 5-6 लोग, आप कभी कभी जब रेगिस्तान में जाते हैं या कभी कभी शहर से जब बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे बड़े बड़े घास लगे हुए हैं, और वहां पर कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। तो वहां पर क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, इधर उधर देखेंगे, और उसके बाद उसकी जड़ की चोरी कर लेंगे, क्योंकि वो इत्र वालों को देते हैं। तो उशीर जो खसखस पौधा है, उसका, उसके पत्ते से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ लेना देना कहाँ पर है, उसकी जड़ के अंदर जो खुशबू है, वो ही उसका मेन असेंस है। असेंस, जैसे केसर की खेती होती है, ऐसे ही उशीर की खेती होने लगी है, लेमन ग्रास की खेती होने लगी है। तो धरती कैसी कैसी चीजों को आ, उगाती है, कैसी कैसी चीजों को जन्म देती है, सेम उसी तरीके से हमारा बॉडी भी, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन बस हमें उसको जो कोलैप्स करने का तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उशीर की भांति हमें काम करना है, कि हम अंदर से, हमारी जो इनर जर्नी है, वो इनर जर्नी खराब ना हो। अगर इनर नहीं है, तो हमारी आउटर जर्नी भी, आउटर क्रिएटिविटी भी बनी रहती है। तो हमारा इनर और आउटर जो जर्नी है, जो हमारा राजयोग है और जो हमारा कर्म योग है, वो दोनों हमें बैलेंस तरीके से ही चलाना है। अब एक बार होता है हम एक इनर जर्नी पर निकल चलते हैं, चल पड़े जी, चलो जी। कई बार होता है लाइफ में, आप निकलते रहते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप एक गुफा में जाएंगे, आप वहां की यात्रा करेंगे, पूरी जिंदगी यात्रा करते रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जब कुरुक्षेत्र में बातें होती हैं, तो कहते हैं जी मैं तो वहां से वहां चला गया, वहां से वहां जर्नी कर ली, लेकिन बाद में, एंड में, जब आप देखते हैं कि नाउ दैट पर्सन इज 60 year old, उसको, वो कहता है जी मैंने तो बहुत लंबा लंबा ध्यान किया, मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गया, लेकिन अभी भी स्थिति वहीं की वहीं है। फिर स्थिति वहां की वहां क्यों है भाई? आपने तो जर्नी की है, पूरा इंडिया से बाहर भी घूमे हैं आप, लेकिन आप फिर भी वहीं के वहीं हैं, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपनी थ्योरी को पहचाना नहीं, हम बाहरी बस भागते रहे और अपनी ऊर्जा को खत्म करते रहे। अपनी कॉन्शियसनेस को हमने पहचाना है, अपने भीतर जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसका विस्तार हम कर पा रहे हैं, या उसका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्योर कॉन्शियसनेस तक की रास्ता कौन सा, हम ऐसा रास्ता पकड़े, कौन सा रास्ता पकड़े जिससे हम, वो क्रिया शून्य हो जाए।
रूमी की भांति हो जाए, बॉडी बॉडी रहे, अंदर बस हमारा जो जर्नी है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस रहे। ऐसा कौन सा रास्ता है? वो हमें खुद ही ढूंढना है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर। क्रिएटर मतलब कि जो पास्ट की जो हमने अपनी जर्नीज की हैं, अपनी जो यात्रा की है, वो यात्रा कैसे करी है, वो यात्रा हमारी कैसी है, उसी को तो हमें मिटाना है। जो यात्रा हम करके आ चुके हैं उसी को तो मिटाना है। उसी को मिटाएंगे तभी तो खाली होंगे। तो हमें वो खाली करने का तरीका, हमारे चारों तरफ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, पहचानिए कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है ताकि हम जीरो हो जाए, जीरो पॉइंट पर पहुंच जाए, शून्यता में पहुंच जाए, कॉन्शियसनेस को समझने लगे। तो फिर से वही बात, 4 दिन पहले जो हमने कहा, वेटिंग एरिया, वेट, पेशेंस, पेशेंस, आराम से काम करो, भागो मत। अब मैं वहां पर समाधान ढूंढ रहा हूँ, यूट्यूब खोल के समाधान नहीं मिलेगा, नेट के ऊपर खोलने से समाधान नहीं मिलेगा, अंदर जाने से मिलेगा। क्योंकि मेरे बनाए हुए जाल मुझे ही खत्म करने हैं। मेरा जाल है, मैंने रचा है, मुझे ही उस जाल को मिटाना है, कोई और नहीं मिटा सकता। जाल तो मेरा रचा हुआ है। तो फिर जाल रचा हुआ है तो बाहर क्यों भाग रहे हैं हम? बाहर से तो सिर्फ द सिचुएशनल क्रिएटिविटी, कि हमें बाहर से पुस्तकों के माध्यम से सिर्फ ये पता लगता है कि हम बाहर पुस्तकों से, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से, अपने अपने पुरानों से हमें ये पता लगता है कि हम किस स्थिति में हैं। बस इतनी सी जानकारी हमें सिचुएशनल क्रिएटिविटी से पता लगती है। फंडामेंटल क्रिएटिविटी, यू डेवलप योर ऑन थ्योरी, देन ओनली यू कैन सक्सेस, नहीं हो सकते अदरवाइज। तो चलो हम एक स्लाइड देखते हैं और फिर हम इस स्लाइड को एक बार देखने के बाद और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस महीना खत्म होने को आया और अभी तो कॉन्शियसनेस ऐसे लग रहा है कि पूरा 1 साल पढ़ ले तो भी कम है। ऐसे ऐसे अंदर से आता है। तो आप एक फोटो देख रहे हैं, ये मैंने जो बुक है क्वांटम स्पिरिचुअलिटी, जिसमें कॉन्शियसनेस के बारे में बताया हुआ है, वहीं से ये फोटोग्राफ लिया है। डॉक्टर अमित गोस्वामी और डॉक्टर वेलेंटिना वॉनिसोर का पुस्तक है ये लिखा हुआ। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, स्केल ऑफ हैप्पीनेस। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स आप देख रहे होंगे। तो जो फर्स्ट पिक्चर है जहां पर आप कर्सर है, तो साइकोसिस और न्यूरोसिस को आप छोड़ दीजिए। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं 0 एंड 1, जहां पे आप साइकोसिस, न्यूरोसिस, जहां पर आप स्टकअप हो जाते हैं, मतलब कंडीशनिंग होती है, ये बस मैं तो बदलना ही नहीं चाहता। किसी भी स्वरूप में आप इस बात को समझ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैं बदलना नहीं चाहता हूं। ओके, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करती हूँ। तो क्या है कि हम ज्यादा कभी कभी ऐसे ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं कि हमारी पुरानी परंपराएं जो बोलती थी हमें वो ही कहना है। नहीं, हमारी पुरानी परंपराओं का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो आज का जो मॉडर्न हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमें जिस तरीके से बता रहे हैं, हमें उन चीजों को भी एडॉप्ट करना चाहिए। हमें सारा ज्ञान बटोर कर उस शाश्वत तक पहुंचना है। तो फिर सेकंड जो पॉइंट है, जो नॉर्मल स्थिति है, एक जो नॉर्मल, हम नॉर्मल कैसे होते हैं? अभी हमने जैसे जैसे ध्यान सीखा, हम ऑर्थोडॉक्स से हट गए। जो हमारा न्यूरोसिस था, कहीं हम स्टकअप थे कि नहीं नहीं हमें तो अपने घर की सेटिंग करके रखनी है, हम उसी में टाइम वेस्ट करते थे, तो तपस्वी कैसे बनेंगे? तो हमने सोचा कि ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा टाइम निकालते हैं, अब जो ज्यादा टाइम है वो हम अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए करेंगे, आध्यात्मिक यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा जो जो हम कहीं पर लिमिटेडनेस में जीते हैं, कहीं पर हम स्टकअप हो जाते हैं, रुक जाते हैं,
अपने आप को रोके रखते हैं, नहीं बस यही घर और बच्चे ही जिंदगी है, वहां से हम निकल के बाहर आते हैं, हम फूलों को देखना शुरू करते हैं। तो फिर हम एक नॉर्मल स्थिति में आते हैं। नॉर्मल स्थिति में सोसाइटी जो हमें बताती है उससे हम कहीं बाहर बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचने लगते हैं। विद इन द माइंड नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत डालते हैं कि नहीं, अगर मैं आज नहीं भी उठा तो कोई बात नहीं, मैं थका हुआ था इसलिए मैं लेट उठा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो लेट उठा हूँ, घर के लोग भी कहेंगे तू तो मेडिटेशन करने वाला है, तू आज लेट क्यों उठा भाई? क्यों भाई, हम लेट नहीं उठ सकते? लेट उठ सकते हैं अगर हम थके हुए हैं तो। हाँ, अगर एक हफ्ता नहीं उठेंगे तो सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। नहीं, अभी उससे हमें बाहर आना है, हम जहां पर स्टकअप है उससे बाहर आना है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हमें 5 बजे ही या 4 बजे ही उठना है। 4:15 पर भी उठा जा सकता है। नो लिमिटेडनेस, ऐसा नहीं कि अगर हम किसी भी चीज में हमें बाउंड नहीं होना। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, अपनी हैबिट्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। जहां पर हम स्टकअप होते हैं, आदी बन जाते हैं, अपनी हैबिट्स का आदी बनते हैं, जहां पे हमारी वृत्तियां डेवलप होती हैं, उससे जब हम बाहर आते हैं तब हम नॉर्मल इंसान बनते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल भी नहीं होते। लाइक अगर हम डॉक्टर वेन डायर का एक मूवी है छोटा सा, द शिफ्ट, आप जरूर देखिए उसको, जरूर से जरूर। बहुत अच्छा मूवी, छोटा सा ही है, और डॉक्टर वेन डायर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर ओन ईगो। हम अपनी ही ईगो में लिपटे रहते हैं, हम कहते हैं हम ही सही हैं, दूसरा कोई सही नहीं हो सकता। नहीं, हर व्यक्ति का अपना जर्नी है। हर व्यक्ति अपने पास्ट इनकारनेशन से बहुत कुछ सीख कर आया है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। ना यहाँ पर कोई छोटा है ना बड़ा है, हमें हर एक को रिस्पेक्ट देना है। फिर नॉर्मल से हम ऊपर आते हैं, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, बैलेंस्ड लाइफ। फिर हमें जो अभी बात बोली कि हमें हर एक का रिस्पेक्ट करना है, फिर हम सबको अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से देखना शुरू करते हैं। हमारे अंदर और सब चीजें मिटने लगती हैं कि नहीं, मैं ही नहीं हूं, और भी इस दुनिया में जो लोग हैं उन सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है। बैलेंस होना, नो क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बाद फिर हमारा सुप्रा मेंटल बॉडी ओपन होना शुरू होता है, अनाहता से ऊपर। अनाहता तक, जो नीचे है नाभि चक्र तक, जो नाभि चक्र है वहां तक तो हमारे स्ट्रक हम आपस में बजाते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ईगो आता रहेगा। लेकिन जैसे ही अनाहत में आए, वहां पर जो साउंड है वो खत्म हो गई, और फिर एक अलग साउंड आएगी। अलग साउंड कौन सी? हैप्पीनेस की साउंड। कि हाँ, अब ये सारी दुनिया का जो लेयर ऑफ द सोसाइटी है, स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है इसको मैं समझ गया हूँ। अपन को कोई बहस नहीं करना है, नो इंटरफेरेंस आ गया है। तो अनाहता मतलब जहां पर आपस का टकराव नहीं है कहीं पर, नो नो दैट टाइप ऑफ साउंड। अनाहता मतलब द ओरिजिन ऑफ द न्यू साउंड, द ओरिजिन ऑफ न्यू साउंड अनाहता। जहां पर आपको एक अलग से आवाज सुनेगी, नाद जहां पर आएगा, वो आपकी अपनी प्राइमोर्डियल साउंड है। दैट इज योर प्राइमोर्डियल साउंड। वो आपकी साउंड है जो हम बात करते हैं हा की साउंड। विशुद्धि और अनाहता के बीच में हु बोला जाता है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया, अब मैं बात नहीं करूंगा, अब मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। और फिर आपकी शाश्वतता ऊपर की तरफ जाने लगती है, सब चीजें नीचे छूटने लगती हैं, शाश्वत हो जाते हैं आप। हार्ट अनाहत तक पहुंचते पहुंचते आप एक डिवाइन लाइट बन जाते हैं। ओपनिंग ऑफ योर हार्ट, आप एक डिवाइन लाइट बनते हैं।
जहां पर आपका एक अलग तरह का साउंड आता है। आप नेचर को देखना शुरू करते हैं, आसमान को देखना शुरू करते हैं, और अपनी उस फिजिकल जर्नी से जो आपकी ईगो और उससे नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार तक है, उसको आप छोड़ते हुए अनाहता की तरफ जा रहे हो, जहां पर टकराव बंद हो गया, नो इंटरफेरेंस। नाउ देयर इज द ओरिजिन ऑफ द न्यू साउंड। वहां पे एक नई साउंड आ रही है जो आपको बस वो साउंड आपको आएगी, बस, और कुछ भी साउंड नहीं। एंड इट इज योर ओन साउंड। वो है आपका सुप्रामेंटल जो बॉडी है, उसका ओपनिंग ऑफ योर सुप्रामेंटल बॉडी, जहां पर आपका भेद खत्म हो गया, वननेस आ गई, और वननेस आ गई तो आप खुश हो गए। द स्केल ऑफ हैप्पीनेस, जो ये डिटेल में इस पुस्तक में बताया है, आप ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बुक है, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी। और इसके बारे में यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं, जब आपको लगे कि आप सुनना चाहते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी को। आई थिंक कितना टाइम हुआ, 7:07। नहीं, अभी इसको बंद करते हैं। और 2 हमारे पॉइंट्स रह गए, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमारा सुप्रामेंटल जो बॉडी है, उसकी ओपनिंग होने लगेगी, जैसे एक कली खिलती है। आप देख रहे हैं इसमें कि जो इंडिविजुअल है, जो एक इंडिविजुअलाइजेशन है, वो धीरे धीरे हमारी एक आर्किटाइपल क्वालिटी में चेंज हो रही है। और क्योंकि हम कॉन्शियसनेस को यहाँ पर, अब हमारा एंडिंग सेशन ही है, लाइक लास्ट वीक बचा है, और कॉन्शियसनेस को हमें अब हमें समझ आने लगा है कॉन्शियसनेस के बारे में। तो अभी क्या है कि एक कली खिलने लगी है, सुप्रामेंटल बॉडी। वो जो कली खिलेगी और पूरा जब उसकी पेटल्स बन जाएंगी, फिर हम जॉयफुलनेस में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और हमारा डोर ओपन हो जाएगा, जहां पर वेद बोलते हैं कि ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। सत्यम तक पहुंचने के लिए आपका ये वर्ड खुलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस, सत्यम में कॉन्शियसनेस, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, जहां पर और कुछ है ही नहीं, ट्रूथ, बस वहां पर पाथलेस लैंड है। वो जीदू कृष्णमूर्ति, उनका एक छोटा सा पतला सा बुक है ट्रूथ के ऊपर, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। ट्रूथ की शाखाएं नहीं होती, तो हम भी उन शाखाओं को बनाने वाले नहीं हैं। ट्रूथ इज ट्रूथ। वहां तक उस सत्यम लोक का दरवाजा कैसे खुलेगा? सत्यम लोक का दरवाजा खुलेगा जब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो जो चीजें अपनी जोड़ी हुई हैं, उनको निकाल के हम बाहर डाल देंगे, और शून्यता, सिर्फ शाश्वतता, क्रिया शून्य हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, अनाहता, क्रिया शून्य, बस अब नो टकराव, कहीं कोई टकराव नहीं है। बस वहां पर फिर हम उस शाश्वतता की सीढ़ी को अचीव कर लेंगे, जहां पर सुप्रामेंटल एंड द ब्लिस बॉडी, जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, आंख बंद करने से आपको रोशनी दिखाई देती है, एंड यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ इन दैट डिवाइन लाइट। आंखें बंद हो जाएंगी, आंखें खुली होंगी। लहरी महाशय जी का आप जब फोटो देखते हैं, तो उनका फोटो देखेंगे तो क्या वंडरफुल फोटो है, इतने मुस्कुराते हुए उनका फोटो है। बहुत बार जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या उनके अंदर एक आनंद की स्थिति है, कैसे फोटोग्राफ, उनका फोटोग्राफ सब कुछ बयान कर रहा है। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं योर वर्च्यूज, योर वर्च्यूज। बिना बोले जो फोटो बयान कर दे, वो वर्च्यूज होते हैं। तो वो है आपकी, जहां पर आप उस स्टेट को, एनलाइटनमेंट स्टेट को अचीव करते हैं, जॉयफुलनेस को अचीव कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, 2 दिन का, और हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे 6 to 7। और हमारे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, और आप भी एजुकेटर हैं इटसेल्फ, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कॉन्शियसनेस को कैसे समझे हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। ओके, सो अपनी डायरी को मेंटेन करिए। कुछ यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जो डायरी को
बिल्कुल मेंटेन नहीं किए हुए, मुझे कुछ कुछ पता लगा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरी लिख ही नहीं रहे हैं। तो ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वो अंदर इसमें जो मैं लिंक शेयर करती हूँ। और जो डॉक्टर अमित गोस्वामी का जितना भी मटेरियल पढ़ा है, छोटे छोटे पोर्शन करके पढ़ा है उनका, क्वांटम एक्टिविज्म करके, मैं अभी उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो वो आप उसको छोटे, लाइक क्वांटम थॉट्स करके उनका एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है। और इस तरीके से कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आप देखकर और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो बाकी मैं शेयर कर दूंगी।